नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 9th एंड 10th ऑफ अगस्त 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर जाकर भी विजिट कर सकते हो। वहां पर आपको जितने भी दोस्तों एग्जाम्स की जितनी भी हमारी कोर्सेज चल रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, या फिर जो भी हम आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे या टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, उन सभी की डिटेल आपको हमारे वेबसाइट पर दोस्तों मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप वहां पर एनरोल भी कराना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू ही बहुत इजीली करवा सकते हैं दोस्तों। और आप लोग हमारे ऑफिशियल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहां पर फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। ठीक है, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए। इंडिया बेस्ट लर्निंग ऐप फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड बेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। Which state has recently inked an MOU? MOU is equals to Memorandum of Understanding with Deloitte India to achieve the target of 1 trillion economy। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी स्टेट ने यहाँ पर MOU मतलब वो एग्रीमेंट में आया है किसके साथ? डेलॉइट के साथ। किसके साथ? डेलॉइट के साथ, ताकि वो जो अचीव है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो इनका टारगेट है उसको यहाँ पर क्या कर सके? अचीव कर सके। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर क्या करनी है? बतानी है। अब दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना कि जितने भी करंट अफेयर्स की यहाँ पर दोस्तों हम बनाते हैं, ठीक है, वीडियोस या फिर जो भी हम एमसीक्यूज या फिर डेटा आपको प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, उन सभी का, ठीक है, उन सभी का जो मेन मकसद है आपके एग्जाम को क्रैक करवाना है। मतलब आप ये है कि आपको कहीं पे भी करंट अफेयर्स के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अंडर वन रूफ आपको सभी चीजें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले डिलॉइट इंडिया की बात करूं तो डिलॉइट इंडिया के सीईओ का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, दैट इज पुनीत रंजन। ठीक है, पुनीत रंजन। ठीक है, इनकी स्पेलिंग थोड़ी सी आप देख लीजिएगा, RENGEN यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये बात आपको इधर क्या करनी है? ध्यान रखनी है। अगर यहीं पे मैं MD की बात करूं दोस्तों तो वो हो जाते हैं अमृत पंडुरंगी। ठीक है, अच्छा, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं दोस्तों डायरेक्टर की बात करूं तो वो हो जाते हैं विशाल शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारी बात यहाँ पर आप लोगों से कर ली रिगार्डिंग डिलॉइट। राइट, अब हम इसके बारे में पूरी डिटेल रहेंगे। यूपी गवर्नमेंट अपॉइंट्स डिलॉइट इंडिया एज कंसल्टेंट टू अचीव टारगेट ऑफ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ठीक है, तो थोड़ा सा जो फंड है जिसका यहाँ पर टारगेट है उसको भी आप थोड़ा सा माइंड बैक ऑफ द माइंड में रखिएगा। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लेड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज अपॉइंटेड डिलॉइट इंडिया as a consultant for achieving target of bringing states economy to 1 ट्रिलियन मार्क। मतलब यहाँ पर स्टेट की जो इकोनॉमी है उसको 1 ट्रिलियन, ठीक है, पहुंचाने तक जो आपका हेल्प ले रहा है, कंसल्टेंट बनाए यूपी का, वो बनाए डिलॉइट इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फॉर दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड कंसल्टेंसी एजेंसी ऑन August 5, 2022। As per MOU, Deloitte India should present a future action plan within next 90 days with a thorough deliberation after conducting a sector wise study। मतलब यहाँ पर दोस्तों यूपी स्टेट की सेक्टर वाइज, ठीक है, सेक्टर वाइज बोल लो या फिर आप लोग बोल लो कि पूरे यहाँ पर करेक्टर वाइज यहाँ पर क्या होगा? स्टडी सर्वे होगा, क्या चीजें सुधारनी चाहिए, क्या चीजें है जो यहाँ पर कमी है। ठीक है, हर चीज को यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट नोट किया जाएगा और इस पूरे सर्वे के साथ दोस्तों यूपी गवर्नमेंट और आपका डिलॉइट इंडिया क्या करेगा? साथ में काम करेगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर ऐसे कंसल्टेंट, कुछ ऐसी कंसल्टेंट एडवाइजेस देगा डिलॉइट इंडिया ताकि उस पर यूपी अमल करके अपनी टारगेट को अचीव कर सके। ठीक है, तो सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। Who has been elected as a new and 14th Vice President of India in the election held in August 2022?
तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ गया है। वैसे तो इसकी पूरी वीडियो मैंने आपके लिए चैनल पर बना दी है कि किस तरीके से दोस्तों जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़ क्या बन चुके हैं दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं इंडिया के। पहले कौन थे, तो पहले थे एम वेंकैया नायडू, उनको रिप्लेस किया है और अब बने हैं कौन, आपके जगदीप धनखड़, ठीक है। 14th, एक बात ध्यान रखना मेरी, ये जो इलेक्शन हुए वो 16th इलेक्शन हुए, ठीक है, 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए 2022 में, लेकिन जो जगदीप धनखड़ जी है वो 14th वाइस प्रेसिडेंट बने। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी वाइस प्रेसिडेंट क्या हो जाते हैं दोस्तों, रिपीट हो जाते हैं, तो इसी वजह से 13th पहले कौन थे, एम वेंकैया नायडू, और 14वें नंबर पर कौन बने, 14 नंबर पर जगदीप धनखड़। लेकिन इलेक्शन जो कंडक्ट हुआ है वो 16th हुआ है, ठीक है, 16th एडिशन, तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब उस वीडियो में दोस्तों आपको कहीं ना कहीं आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्टिव में उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो को, तो ये ध्यान रखना आप लोग कि वहां पर मैंने सभी बातें की कि किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट को इंडिया में इलेक्ट किया जाता है और यहाँ पर जो जगदीप धनखड़ जी उनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, तो सारी बातें मैंने यहाँ पर की है। दोस्तों झुंझुनू के पैदा होने वाले हैं और जगदीप धनखड़ जी, राजस्थान में झुंझुनू, उन्होंने पढ़ाई की दोस्तों चित्तौड़गढ़ से और फिर वहां पर किशनगढ़ के एमएलए भी ये रहे, उसके बाद गवर्नर रहे कहाँ के, वेस्ट बंगाल के, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बनकर इन्होंने जीत लिया है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन पोल, ठीक है। यहाँ पर हम पूरी बात करते हैं, जगदीप धनखड़ हैज बीन इलेक्टेड एज अ 14th वाइस प्रेसिडेंट of India after he won the presidential poll to elect the next vice president on August 6, 2022. Dhankar clinched a total 528 votes from 725 votes cast, defeated opposition nominee Margaret Alva from bagged 182 votes, right? तो यहाँ पर दोस्तों 528 votes, ठीक है, इनको टोटल मिले हैं फ्रॉम 725 वोट से, तो यहाँ पर मेजोरिटी विन यहाँ पर हुई है। ही विल रिप्लेस वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, जैसे मैंने आपको बताया अगस्त 10 उनका पूरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब आज इनका खत्म हो चुका है कार्यकाल। इट मस्ट बी नोटेड दैट द वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड धनखड़ इज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल हु सर्व्ड फ्रॉम जुलाई 19 टू जुलाई 2022। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 19 से लेकर 2022 तक वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी दोस्तों जगदीप धनखड़ जी रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, Who among the following has been roped in as MD and CEO of Unity Small Finance Bank? Now there is a appointment, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए या फिर आप बैंकिंग अवेयरनेस के लिए देख लो, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट है वो भी बैंक की। तो यहाँ पर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ किसको बनाया गया ये बताना है आपको। ऑप्शन है संदीप घोष, सुभाष खुते, इंद्रजीत कमोत्रे और रेणु बासु। द करेक्ट ऑप्शन विल बी इंद्रजीत खमोत्रा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के इंटरिम सीईओ इंद्रजीत खमोरे अब एमडी बन गए हैं और सीईओ बन गए हैं बैंक के, ठीक है। सीनियर बैंकर खमोत्रे हैज प्रीवियसली हेल्ड वेरियस लीडरशिप पोजीशंस एट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ANZ, सिटी बैंक, हैज ओवर 25 years ऑफ एक्सपीरियंस अक्रॉस इंडिया, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखना कि इनका बैकग्राउंड भी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि क्या बैकग्राउंड से ये हैं, और साथ ही साथ जो SFB बैंक है ये सेक्ट्रम ग्रुप के और भारत पे का दोस्तों यहाँ पर जॉइंट वेंचर भी है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको मिलेगा, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट है, क्वेश्चन यहाँ पर बना सकती है दोस्तों, नाम याद रखिएगा, फोटो आप इनकी यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। RBI हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹82 lakh on Jupiter Capital Private Limited for breach of norms on submission of the credit information. Where is the headquarter of the non-bank lender based? अब देखो एक बात पहले तो समझना क्वेश्चन से पहले, आरबीआई जो है वो हमारे इंडिया में क्या है, सेंट्रल बैंक है, और कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी अगर आप इंडिया में परफॉर्म करना चाहते हो एज अ बैंक और एज अ नॉन बैंक तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है किससे, आरबीआई से, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जब भी कोई बैंक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है या नॉन बैंक मतलब एनएफसी ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उसे बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 को फॉलो करना पड़ता है, और आरबीआई ये चीज मॉनिटर करता है कि ये लोग इस एक्टिविटी को मतलब इस नॉर्म्स को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे तो वो यहाँ पर उसके लिए क्या लगाता है, पेनल्टी लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारी बैंक पर बहुत सारी पेनल्टी लगती है, तो पेनल्टी पर क्वेश्चन आपकी बनते हैं एग्जाम में, और पेनल्टी क्यों लगती है डेप्थ में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस बैंक का यहाँ पर
पेनल्टी लगी है दैट इज जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि नॉन बैंक लेंडर बेस्ड है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताना है आपको, ये हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, अब हम पूरी बात करेंगे यहाँ पर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ रुपीज 32 lakh on Indian Bank for breach of directions on classification of reporting of frauds. The decision was based on the statutory inspection of supervisory evaluation of the bank conducted by RBI with reference to its financial position as on March 31st. राइट अब इतना डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है, मोटा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि 32 लाख रुपीज इंडियन बैंक के ऊपर पेनल्टी लगी है एंड 82 लाख रुपीज बेंगलुरु बेस्ड जुपिटर कैपिटल के ऊपर लगी है। इसके बारे में देखो अपार्ट फ्रॉम आरबीआई हैज आल्सो इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ रुपीज 82 लाख ऑन जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड अ नॉन बैंक लेंडर बेस्ड ऑन बेंगलुरु। तो यहाँ पर दोस्तों इंडियन बैंक, ठीक है, इंडियन बैंक के ऊपर 32 लाख रुपीज की लगी है। ठीक है, क्यों लगी है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से ब्रीच किया है, क्योंकि इन्होंने मतलब जो भी फ्रॉड्स इनके साथ हुए इसको रिपोर्ट नहीं किया आरबीआई को, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन को यहाँ पर ब्रीच किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। तो जो कभी भी आपको रीजन अगर पूछ रहा है कि इंडियन बैंक को क्यों पेनल्टी लगा, तो ये आप ये ध्यान रखना कि ये बोलेगा, ऐसे आप बोलना कि यहाँ पर उन्होंने ब्रीच किया है कि जब भी फ्रॉड्स होते हैं ना तो उनको रिपोर्ट करना पड़ता है आरबीआई को कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो रहा है, होने की चांसेस है। तो आरबीआई अगर इस बात को बोल देती कि फ्रॉड नहीं बता रहे हो तुम लोग, तो वो पेनल्टी लगा सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। पूरी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आईबी इंडियन बैंक में 32 लाख दोस्तों, जुपिटर कैपिटल में 82 लाख। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेटर है किसका? कैपिटल मार्केट का। किसका? शेयर मार्केट का, कैपिटल मार्केट का, स्टॉक मार्केट का, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना। हैज फॉर्म्ड 15 मेंबर एडवाइजरी कमिटी of foreign portfolio investors, right, to boost overseas flows into the country. Who is the head of the committee? तो यहाँ पर दोस्तों देखो इंपॉर्टेंट बात है, सेबी ने फॉर्म किया 15 मेंबर की कमेटी कि उससे एफपीआई जो है वो इंडिया में बूस्ट हो। एफपीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसका और मतलब क्या होता है डेप्थ में ये समझ लो, जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में 10% से कम क्या लगता है? इन्वेस्ट करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि टाटा ने अपनी एक शोरूम खोला, मान लो 100 करोड़ का। ठीक है, एक फर्ज करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे 100 करोड़ का। ठीक है, तो यहाँ पर 10% मतलब 10 करोड़ होता है, लेकिन यहाँ पर कोई ओवरसीज कंपनी वो 5 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती है, तो ये क्या करना चाहती है? एफपीआई करना चाहती है। अगर 10% या फिर 10% से ज्यादा इन्वेस्ट करता है तो वो करता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर देखो एफपीआई का मतलब ये होता है कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस कमाएंगे, हम यहाँ पर बिजनेस में कोई से नहीं रखेंगे। लेकिन जब हम एफडीआई करेंगे, मतलब बाहर की कंपनी कोई एफडीआई करेंगे इंडिया में, तब वो यहाँ पर बिजनेस करने के मोटिव से आ रही है। तो ये डिफरेंस होता है एफपीआई और एफडीआई में। ठीक है, तो यहाँ पर एफपीआई हो या एफडीआई हो, इंडिया के लिए दोनों ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा और फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। तो एफपीआई को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर 15 लोगों की कमेटी बनाई गई है, और उस कमेटी को हेड करने वाला कौन है, ये बात आपको बतानी है, और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केवी सुब्रमण्यम। अब इनकी बात हम करेंगे। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज कंस्टिट्यूटेड अ 15 मेंबर एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एफपीआई टू बूस्ट ओवरसीज फ्लोज इन द कंट्री, राइट। FPI Advisory Committee FAC will be chaired by former Chief Economist Advisor KV Subramaniam। तो ये पॉइंट हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अदर मेंबर्स ऑफ द कमिटी विल बी फ्रॉम फॉरेन बैंक, स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटर्स एंड द आरबीआई। टास्क ऑफ द फैक्ट, क्या टास्क है? एडवाइजिंग इश्यूज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एफपीआईज in the financial market, including measures of facilitate ease of doing business in the FPIs in India, review investment avenues available, right, suggest measures required by encourage FPI participation in the bond market। है क्या? सिंपल बात, देखो मेरी बात समझना आप लोग। यहाँ पर ये कमेटी क्या एडवाइस करेगी कि किस तरीके से हम ऐसी चीजें करें जहां पर हम एफपीआई को क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। मतलब कुछ भी कर लो आप, जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स में आप कुछ ऐसी आईपीओज लेकर आ जाओ, या फिर आप है ना बॉन्ड मार्केट को एनकरेज करो। इससे क्या होगा ना कि बाहर के लोग है ना आकर इन्वेस्ट होंगे, मतलब इंटरेस्ट रहेगा उनका कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। बिकॉज जब आप रिस्क फ्री चीजें प्रोवाइड करते हो ना, तो लोग उस पर ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आज अगर आपके पास कुछ पैसा है और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप हमेशा उसी जगह इन्वेस्ट करना चाहोगे जहाँ पे रिस्क कम रहता है, राइट। हम कभी भी रिस्क की जगह पर अपना पैसा नहीं डालते। उसी जगह से एफडीआई या एफपीआई जो भारत के बाहर से हमारे इंडिया भारत में आते हैं, वो भी यही देखकर ही इन्वेस्ट करते हैं कि जहां पर रिस्क कम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो एफपीआई और एफडीआई में जो डिफरेंस है वो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, और इसका फुल फॉर्म भी तुम्हारे क्वेश्चन में एग्जाम
बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये एडवाइजरी कमेटी कितने मेंबर्स की है, तो 15 मेंबर की सेबी के द्वारा बनाई गई है, और इसको हेड कौन कर रहा है, हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट केवी सुब्रमण्यम, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर लूनर ऑर्बिटर धनुरी, है ना। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने उसका पहला एज अ ऑर्बिटर लॉन्च किया, मतलब चांद पे जाने वाला ऑर्बिटर यहाँ पर है, चांद के ऑर्बिट के ऊपर बेसिकली, जिसका नाम रखा गया है धनुरी। ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड। इंटरनेशनल अफेयर्स की तो क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये हो जाएगा साउथ कोरिया। देखो बात समझना आप लोग मेरी। साउथ कोरिया लॉन्च इट्स फर्स्ट लूनर ऑर्बिटर कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर, ठीक है, on August 5, 2022. This move is in line with the vision of to land to probe on the moon on 2030. बेसिकली इसका पूरा मोटिव या विजन क्या है कि चांद तक पूरी तरीके से हम लोग उसकी डिटेल स्टडी कर सके, मतलब साउथ कोरिया की बात अगर मैं करूँ तो, ठीक है। तो ये 678 kg का है, निकनेम इसका धनुरी है, विच मीन्स एंजॉय द मून, राइट। Dhanur will enter the moon's orbit on December 2022 and then start a year-long observation mission comprising searching for landing site and testing space internet technology, right? तो वो तो आपको पता ही है, अब ऊपर गया है तो स्टडी तो करके आएगा ही वो। तो दिसंबर 2022 में धनुरी पहुंच जाएगा कहाँ, चांद पर, ठीक है। आज उसको अगस्त 5 को उसको लॉन्च कर दिया। वंस द मिशन इज सक्सेसफुल, साउथ कोरिया विल बिकम द ओनली 7th lunar explorer country in the world and the 4th in Asia after China, Japan and India. इंडिया पहुंच चुका है पहले, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भारत हमेशा आगे रहता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की दोस्तों। दीपक पूनिया हैज वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच स्पोर्ट्स इवेंट एट द CWG 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। वैसे तो इसका पूरा वीडियो हम लेकर आएंगे दोस्तों, और हो सकता है नेक्स्ट करंट अफेयर्स के सेशन में, ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स के सेशन में आपके साथ पूरी लिस्ट भी हम यहाँ पर शेयर करेंगे कि CWG में अभी तक कितने मेडल्स पाए हैं, कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज, और किस किस के द्वारा किस किस फील्ड में, ठीक है। तो दीपक पूनिया की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाते हैं दोस्तों रेसलर, ठीक है। अच्छा, एस इंडियन रेसलर बजरंग पूनिया क्लिंच्ड गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन मेन 65 kg, राइट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दीपक पूनिया जिनको गोल्ड मेडल जीता 86 kg में, ठीक है, जिन्होंने हराया पाकिस्तान के मोहम्मद इमाम को। साक्षी मलिक, इन्होंने भी गोल्ड जीता विमेन 62 kg में, ठीक है, इनको डिफीट किया, कनाडा को डिफीट किया। अंशु मलिक, इन्होंने सिल्वर जीता दोस्तों 57 kg में, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम द इंडियन रेसलर्स, दिव्या ककरन, इन्होंने वुमेन 68 में, और मोहित ग्रेवाल 125 kg में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता। तो आपको क्या ध्यान रखना होता है ना, देखो नाम और किस में और कितनी कैटेगरी में, ठीक है, कौन सा गेम में, नेम, और आपका अगर बहुत डेप्थ में बना तो केजीज पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, मतलब जो भी इनका रिस्पेक्टिव है। तो इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनते हैं। वैसे CWG के ऊपर दोस्तों पूरी वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, एज सुन एज हमें पूरा पता चल जाता है कि कितने गोल्ड, कितने ब्रॉन्ज और कितने सिल्वर हमारे इंडिया ने यहाँ पर जीते हैं, तो उसके ऊपर आपको पूरी डिस्क्रिप्टिव वीडियो मिलेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई डिस्क्रिप्टिव या फिर इलेबोरेटिव वीडियो में डालो कोई भी हॉट टॉपिक के ऊपर, तो उसका नोटिफिकेशन और उसकी लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, विजन इंस्टीट्यूट का, वहां पर आपको डेली MCQs हम देंगे ताकि आपकी जो रिवीजन है वो अच्छे से हो, ठीक है। और जितने भी MCQs की आपकी प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो उतना आपको एग्जाम के टाइम पे फायदा होगा। जैसे आपको पता है ABPS PO का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, उसकी भी डिटेल जानिए, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर अपना रजिस्टर करवा सकते हो, कब एग्जाम है, कब एडमिट कार्ड आएगा, सारी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल में वहाँ पर बता रखी है, ठीक है। और क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस में क्या कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कब कब कौन कौन से एग्जाम होंगे, सारी बातें उसमें की हुई है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, करेक्ट विल बी August 6। तो हिरोशिमा डे एंटी न्यूक्लियर डे भी बोलते हैं और नागासाकी डे भी बोलते हैं दोस्तों, 6 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ था दोस्तों, हिरोशिमा डे टेक्स प्लेस एवरी ईयर ऑन August 6 टू कॉमेमोरेट द डे इन August 1945 when an atomic bomb was dropped on the Japanese city called Hiroshima on August 6 by the United States, followed by a few days later by another drop in Nagasaki on August 9, right? The day is observed to educate the brave work on ban on the nuclear weapons and end to war the violence through anti-war and anti-nuclear discussion and demonstration around the world. 2022 में इस दिवस का 77वां, ठीक है, 77th एनिवर्सरी यहाँ पर मनाई गई है वर्ल्ड फर्स्ट एटॉमिक बॉम्बिंग की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि वर्ल्ड का पहला एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी 6 अगस्त को यहाँ पर डाला गया था यूएसए के द्वारा। World War II, although the bombing effectively ended at World War II, two cities were terribly destroyed and casualty were estimated 2 lakh,
मोस्टली सिविलियंस, राइट। तो ये ध्यान रखना। वैसे तो आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी, है ना, वैसे हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से इसको। नेक्स्ट चलते बात करते हैं, इन इंडिया विच डे इज डेडिकेटेड टू बी ऑब्जर्व्ड एज अ जेवेलियन थ्रो डे एवरी ईयर। नाउ द करेक्ट विल बी August 7। 7 अगस्त को दोस्तों इंडिया हमेशा हर दिन ऑब्जर्व करता है जेवेलियन, सॉरी, हर 7 अगस्त को ऑब्जर्व करेगा जेवेलियन थ्रो डे। और ये सेकंड है ना, मतलब सेकंड एडिशन 2022 का है, मतलब रिसेंटली 2021 से इसको चालू किया गया है, ठीक है। द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया विल बी सेलिब्रेटिंग सेकंड javelin throw day on August 7, 2022. The day was first observed in 2021 with the honor of javelin thrower Neeraj Chopra, who won the India's first Olympic gold medal in athletics at Tokyo. Neeraj's best throw effort is 87.58 meters in Tokyo to secure India's first track and field medal at Olympic Games. The decision to observe javelin throw day is also an attempt to attract more youth towards the sport and get champions ready for the bright future of athletics ahead. Right? तो ये ध्यान रखना कि 7 अगस्त को, ठीक है दोस्तों, 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि नया ऑब्जर्व किया गया है। हालांकि इसमें कोई थीम नहीं है, तो थीम तो हमें याद नहीं करनी, तो एक अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि ये नया इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है, तो इस पर क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बन सकता है। 2022 में इसका सेकेंड एडिशन हमने यहाँ पर सेलिब्रेट किया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। व्हेन इज द नेशनल हैंडलूम डेज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? फर्स्ट सैटरडे ऑफ ऑगस्ट, फर्स्ट संडे ऑफ ऑगस्ट, August 6 और August 7? द करेक्ट ऑप्शन विल बी August 7। तो यहाँ पर 7 अगस्त को दोस्तों एक और दिवस मनाया जाता है, नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है। बेसिकली इसको बनाया जाता है टू ऑनर द हैंडलूम वीवर्स इन द कंट्री एंड ऑल्सो हाईलाइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द हैंडलूम इंडस्ट्री टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड इंक्रीज द इनकम ऑफ द वीवर्स, राइट। ये इस दिवस को डिक्लेयर किया गया ऑफिशियली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इट इज अ स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च बाय द कैलकाटा टाउन हॉल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। 2022 में 8th नेशनल हैंडलूम डे का एडिशन यहाँ पर रहा है, ठीक है। तो थीम तो यहाँ पर भी नहीं है, तो थीम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। 2022 में ये ध्यान रखना 8th एडिशन यहाँ पर निकाला गया 2022 में, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी अपडेटेड वीडियोस या इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इलैबोरेटिव वीडियो में डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम जितनी भी वीडियोस अपडेट करते हैं उसकी लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और साथ ही साथ ऐसा कोई टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो, कोई ऐसी मेजॉरिटी जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, भले ही वो कंटेंट का हो या फिर वो भले ही कोई वर्ल्ड अफेयर का वीडियो हो, मतलब कंटेंट हो, कुछ भी कंटेंट हो रिलेटेड टू योर एग्जाम और नॉलेज, आप यहाँ पर फील फ्री टू कमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।